सबसे पहले पुरखों को नमन करके बातचीत को शुरुआत करूँगा। नमन है ज्योतिबा फुले को, सावित्रीबाई फुले को, फातिमा को। नमन है डॉक्टर अम्बेडकर को, नमन है पेरियार को, कवि रविदास को, कबीर को। आप सब लोगों को नमन है। आभार है कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया कि मैं आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं और इस क्लस्टर अधिवेशन में अपनी बातचीत रख सकूं। मंच पर विराजमान सभी साथियों को, जिनमें राष्ट्रीय संगठन सचिव मनोज कुमार जी हैं, प्रोफेसर ललित बेरी जिनसे मेरी कल से लगातार बातचीत हो रही है, डॉक्टर आराधना मौजूद हैं, मेरी साथी डॉक्टर मंजू मौजूद हैं यहाँ पर, और मंच पर अन्य जो साथीगण मौजूद हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे अवसर दिया और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ कुछ न्याय कर सकूँ, लेकिन मेरे ज्ञान की सीमाएँ हैं। आप लोग जिन वीडियोज़ में, जिन शॉर्ट्स में, रील्स में हमें देखते हैं, वह एक अलग उद्योग है, जिस उद्योग में बहुत बार चीज़ें बहुत एडिट होकर पहुँचती हैं। लेकिन जब हम इस किस्म के एक समर्पित सभागार में होते हैं और एक वैविध्य से भरे हुए सभागार में होते हैं, तो बातचीत बहुत बार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हो पाती। इसलिए पहले से क्षमा याचना करता हूँ। लेकिन मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ सलमानी शहर का, कि उसने मुझे मौका दिया कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बातचीत करें। क्योंकि यकीन मानिए, जिस किसी ने भी यह ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद पर चर्चा, राष्ट्रव्यापी चर्चा का जोखिम उठाया है, मैं कह सकूँ, वह उसका साहस वंदनीय है। क्योंकि 2025 में आप राष्ट्रवाद को चिन्हित कर सके और बता सके कि यह राष्ट्रवाद ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद है और इसलिए ये जोखिम भरा, खतरे भरा राष्ट्रवाद है, संविधान पे खतरा है। इसके लिए दुर्भाग्य से आज साहस की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि संविधान दरअसल ये हमें हक देता कि हम इस सवाल को उठा सकते। लेकिन जिसे डॉक्टर ललित मोहन बार बार 2014 के बाद वाली आज़ादी कह रहे हैं, उस आज़ादी ने हमसे ये आज़ादी लगातार छीनी। अब हमारे लिए लगातार मुश्किल होता जा रहा है कि हम उन चीज़ों की निशानदेही कर सकें जो चीज़ें हमें परोसी को जाती हैं एक बहुत अच्छी चीज़ के तौर पर, लेकिन उसके पीछे की मंशा हमेशा उन लोगों को और वंचित करने की होती है जिनका इस देश पर पूरा हक है, ज्यादा हक है, 85% हक। आज की इस बातचीत में मैं इसी संदर्भ को उठाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बार बार हमें यह कहा गया कि देश को लगातार गुलाम ही था। 2014 में कुछ हुआ कि देश आजाद, और हमें यह भी बताया गया कि यह आजादी जो आई 2014 वाली आजादी, क्योंकि दरअसल आजाद तो 1947 में हुआ। बताना तो यह था कि 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन क्या 1947 में देश आजाद हुआ औपनिवेशिक ताकतों से आजाद, लेकिन देश अभी भी गुलाम था और केवल 150 साल गुलाम नहीं था। हमें यह बताया गया कि देश 800 साल गुलाम था। क्यों 800 साल गुलाम था? क्योंकि बताया गया उसके पीछे की अंतर्निहित सच्चाई इन लोगों के मन में यह है कि ये देश उन लोगों का है जिन लोगों को ये हिंदू मानते हैं, और इस कारण न केवल एक औपनिवेशिक शासन में देश गुलाम था, बल्कि उससे पहले भी देश गुलाम था और तब तक देश गुलाम रहेगा जब तक जिसे हम ब्राह्मणवादी हिंदुत्व कहते हैं वो पूरे देश पर काबिज नहीं। और ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि यह कई सारे सवालों से शुरू, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता
मेरे थे और हमेशा से यहाँ के आदिवासी थे, यहाँ के मूल निवासी थे। फिर 800 साल पहले सचन क्या हुआ कि उसके पहले वालों को तो भारतीय माने, जो लगातार उस वंचन पर रहे, जिन्होंने उन लोगों को वंचित किया, जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के भारतीय थे। इसलिए इस मंशा पर, इस नियत पर शक करने की जरूरत है। और यह मंशा, यह नियत जब तक गहराई से समझी नहीं जाएगी, तब तक हम लगातार वह लड़ाई हारते रहेंगे जो हम सड़कों से जीतेंगे, लेकिन संसदों में हार जाएंगे, विधानसभाओं में हार जाएंगे, कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में हार जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कहा गया कि बहुत जटिल, वामसप की केंद्रीय कार्यकारिणी ने जो विषय भेजा है वो काफी जटिल दिखाई देता है। मुझे जटिल से ज्यादा वो साहसी दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा कि आज 2025 में ये साहस करना मुश्किल है कि आप बताएं कि कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स कैसे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पूरे देश पर नियंत्रण कर, और ये लड़ाइयां पूरे देश में चल रही है, केवल उन्हें ऊपर आने नहीं दिया जा रहा। और क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? उसमें जिन लोगों को आप दोष देते हैं उनमें से एक दोष हम जैसे लोगों को भी दे सकते हैं। ये लोग जो आजकल सोशल मीडिया में लगातार इन्फ्लुएंसर की भूमिका में दिखाई देते हैं, क्रिएटर्स की भूमिका में दिखाई देते हैं, और आपकी समझ को उस 90 सेकंड में रिड्यूस कर देना चाहते हैं, जिस 90 सेकंड में ये बताना तो बहुत आसान है कि देखिए अमुक व्यक्ति के नीट एग्जामिनेशन में इतने नंबर थे, अमुक के इतने नंबर थे, कम नंबर वाले को एडमिशन मिल गया, ज्यादा वाले को एडमिशन नहीं मिला। और इस तरीके से देश के तमाम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पर, देश के तमाम आरक्षण पर सवालिया निशान लगा दिया जाता है। और ये 30 सेकंड में आसानी से किया जा सकता है। एज अ क्रिएटर मैं जानता हूं ये कैसे किया जा सकता है। लेकिन जब आप इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं, जब आपको जरूरत महसूस होती है कि आप इस सवाल को उठाएं कि वे कौन सी प्रक्रियाएं थी जिन प्रक्रियाओं के चलते एक ही समाज से निकल के आने वाले लोग, एक ही परीक्षा में बैठने वाले लोग एक जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, ये कौन सी कल्चरल कैपिटल है, यह कौन सी सोशल कैपिटल है, जिस कल्चरल कैपिटल और सोशल कैपिटल से इस ब्राह्मणवाद ने लगातार आपको वंचित किया है, हमें वंचित किया। क्या वजह है? और फिर ऐसा अचानक अब क्या हुआ है कि 2025 के लाल किले से दो भयानक खबरें आपको दी जाती हैं। पहला, आपको आगाह किया जाता है कि देश में कोई डेमोक्रेटिक चेंज हो रहा है, उससे आपको बचना। मैं दूसरी बात को भी आता हूं, लेकिन पहले इसी को समझते हैं कि डेमोक्रेटिक चेंज जिसकी आशंका बाकायदा सर्वोच्च स्तर से पैदा की जा रही है, इसकी चिंता अचानक सरकारों को क्यों होने लगी? क्योंकि डेमोक्रेटिक चेंज का मतलब यह है कि सरकारें मानती कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसके पास ज्यादा अधिकार होंगे, उसके पास देश का ज्यादा हक होना चाहिए। तो ज्यादा संख्या तो बहुजनों की है। इस देश की डेमोक्रेसी में 85% तो वह लोग हैं जो अल्पसंख्यक हैं, जो एससीज हैं, जो एसटीज हैं, जो ओबीसीज हैं, और बचे हुए 15% में 7.5% महिलाएं हैं। तो ये देश का काबिज सवर्ण पुरुष वर्ग है तो मात्र 7.5%। फिर उसके देश के तमाम निर्णयों की जगहों पर, तमाम डिसीजन लेते हैं, तमाम कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स, तमाम संसद और न्यायालयों, वाइस चांसलर्स और न जाने किन किन पदों पर, ये 7.5% सवर्ण पुरुष लगातार काबिज है। और जो बचे हुए 92.5% लोग हैं जिनमें स्त्रियां शामिल हैं, उन्हें आप लगातार वंचित किए हुए हैं। तब आपको डेमोक्रेसी क्यों नहीं याद आती? आपको ये नंबर याद आता है केवल देश के तमाम सवर्णों को हिंदू घोषित
कोशिश करने के लिए, केवल इसलिए जब आप कहते हैं वो एक पुराना गाना याद आता है, अगर आपको याद हो, जिस गाने में एक रोचक सा कॉमेडी किस्म का गाना है जिसमें कहा जाता है कि क्यों कमला क्यों दूर बैठे होकर भीग रही है, मेरी छतरी के नीचे आ जा। अगर आप लोगों को वो मेरी छतरी के नीचे याद है तो जरा याद कीजिए कि देश के सर्वोच्च स्तर लाल किले से जब ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी बदल रही है, सबके सब जल्दी से इस मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। भूल जाओ कि शताब्दियों आपका शोषण हुआ है, भूल जाओ कि आपको क्लासरूम में नहीं घुसने दिया गया, भूल जाओ कि आपको न जाने किन किन अधिकारों से वंचित किया गया, गरिमा से वंचित किया गया, सम्मान से वंचित किया गया, और घोषणा कर दो कि हम सब केवल हिंदू, हम केवल हिंदू नहीं, हम हिंदुओं में वंचित हैं, हम बौद्ध हैं, हम जैन हैं, हम सिख हैं, हम अल्पसंख्यक हैं। इसलिए मेरा आग्रह है इस मंच से, ये बात जब कार्यकारिणी तक चाहे तो मैं चाहता हूं कि पदाधिकारी इस बात को पहुंचाएं कि वामपंथ का जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी, उसे प्लीज अपने बीच से वंचित मत होने दीजिए। आज जितना बड़ा हमला इस देश की माइनॉरिटीज को सहना पड़ रहा है, अगर हम आगे बढ़कर उनकी हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, अगर हम उन्हें यह एहसास नहीं कराएंगे कि इस देश के तमाम कमेल, इस देश के तमाम वंचित, इस देश के तमाम बहुजन आपके साथ खड़े, तो फिर कल हमारा नंबर होगा। बहुत पुरानी बात नहीं है जब हमने देखा कि लगातार हम लोगों को बेसिक डिग्निटी से, एक आधारभूत सम्मान से वंचित किया जाता रहा। आज भी किया जाता है, हम माने हैं ना, वर्क प्लेसेस पे किया जाता है, आपको घरों परिवारों में किया जाता है, आपको मोहल्लों में किया जाता है, आपको पार्कों और दूसरी जगहों में किया जाता है। अब ये देश कुछ लोगों के नेतृत्व में लगातार देश के अल्पसंख्यकों को ये एहसास कराने की कोशिश कर रहा है कि ये देश आपका नहीं है। जिस दिन आपने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस तर्क को स्वीकार कर लिया, उस दिन हम खुद मोहर लगा रहे होंगे इस बात पर कि कल को ब्राह्मणवादी सवर्ण ये कहेंगे कि इस देश के दलितों का इस देश पर हक कम है, वो कहने से रुकेंगे नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, बिहार की बात कहने के सब थोड़ा बगल से निकलने में फिर मुखर रूप से कह रहा हूं कि जब आप इस इंटेंसिव रिविजन को देखते हैं तो किसे नहीं पता कि उसके उद्देश्य क्या बहुत मुश्किल है उसका उद्देश्य समझना। जो बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एसआईआर चल रहा है, क्या समझना बहुत मुश्किल है कि इसमें चुन कर अल्पसंख्यकों को ये घोषित किया जाएगा कि तुम देश के नागरिक नहीं हो, तुम्हारा नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा, और क्या केवल मुसलमानों पर जाकर रुक गई बात होगी। आखिर इस कॉन्सेप्ट का माइनॉरिटी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है या नहीं जितनी बाकी बहुजन है, निश्चित तौर पर। और ये इस देश के मुसलमानों का कोई एहसान नहीं है हमारा, ठीक वैसे जैसे कि इस देश के हर संसाधन में 85% की मांग करना हमारा हक है, ये आरक्षण हमारा हक है, हम पर किया जा रहा कोई एहसान नहीं है। इस देश पे हमारी आबादी के अनुपात में हक एकदम संविधान हक है। ठीक वैसे ही इस देश के प्रत्येक संसाधन पर बराबरी का हक इस देश के मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का बराबरी का। लेकिन जैसे ही आप उनकी छतरी के नीचे आते हैं, वो छतरी किसके हाथ में है? छतरी ब्राह्मणवादियों के हाथ में है, सवर्ण लोगों के हाथ में। वो अपनी छतरी लेकर खड़े होते हैं, आ जाओ तो मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। और जैसे ही आप उनकी छतरी के नीचे आते हैं तो जो छतरी के बाहर रहते हैं वो देश से बहिष्कृत होते हैं, देश से वंचित होते हैं, मताधिकार तक से वंचित होते हैं।
और आप सोचते हैं, हम सोचते हैं ये हम पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आए। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बात है कि देश में किसी भी वर्ग के साथ हो रहा शोषण और अन्याय, हर शोषित का अपना मसला है। ये न मानकर चलिए कि वो उनका मसला। मैं पिछले 20-22 साल से उन विद्यार्थियों से हर साल मिलता हूं जो इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा का मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करके इंटरव्यू देने के लिए आते हैं। आप मोर और लेस मान सकते हैं कि विदेश की क्वीन। आप में से कुछ जो युवा लोग हैं खुद ये सपना पाले हुए होंगे कि वे एक दिन IAS बनना चाहेंगे, IPS बनना चाहेंगे, या माता पिता होंगे तो अपने बच्चों के लिए ये सोच रहे हैं। मैं अपने 20-22 साल के अनुभव का निचोड़ आपको देना चाहता हूं और एक सवाल से शुरू करता हूं। आखिर तमाम देश के ये युवा IAS, IPS, सेंट्रल सर्विसेज में आना क्यों चाहते हैं? क्या वजह है कि वे इसके लिए दीवाना बन लिए हुए? क्या वजह है कि केवल उनको किसी इंटरव्यू की तैयारी करा देने वाला विजेंद्र चौहान घर घर पैसा न जाने लगा? आखिर कोई ओवर ग्लोरिफिकेशन है इस नौकरी का, तभी तो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं और तमाम जगहों पर दिखाई देते हैं। तो मूलभूत सवाल, और ये सवाल अहम सवाल है, कॉन्सेप्ट के लिए तो बहुत अहम सवाल, फिर क्यों पागलपन की सीमा पर इस नौकरी के पीछे, इस करियर के पीछे जाते हैं? कई सारी वजह आप गिना सकते हैं और वो सारी वजह झूठ नहीं है, सच। उनमें ये बात है कि अच्छा करियर है, अच्छी तनख्वाह है, अच्छी सोशल रेपुटेशन है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। लेकिन आप जानते हैं कि असली सच्चाई क्या है? मेरा 22 साल का अनुभव यह बताता है कि असली सच्चाई ये है कि तमाम लोग, इस देश के आम नागरिक इन बड़ी नौकरियों के पीछे जाते हैं क्योंकि इस देश में आम नागरिक की इज्जत, सम्मान की कोई सुरक्षा नहीं। आप सड़क पर चल रहे होते, एक हवलदार, एक कांस्टेबल आपको रोक सकता है, आपको तमाचा लगा सकता है, आपकी बेइज्जती कर सकता है। कोई SDM, कोई पटवारी आपके साथ अपमानित भाषा में बात कर सकता है। एक आम नागरिक लगातार अपमान के भय में जीता और उसे लगता है, और ये बात सच भी, कि अगर वह SDM बन जाए तो फिर किसी हवलदार, किसी कांस्टेबल, किसी सरकारी कर्मचारी का साहस नहीं है कि वो बेइज्जती करते हैं। केवल आपकी नहीं, आपके परिवार, आपके मोहल्ले। माय क्वेश्चन इज, अच्छी नौकरी करनी चाहिए, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस देश के सभी नागरिकों को बराबर सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए? इस देश के नागरिकों को ये अपमान का भय क्यों होना चाहिए? मैं क्लासरूम में जब जेंडर पढ़ाता हूं, जब मैं स्त्री विमर्श पढ़ाता हूं, तो एक बात बोलता हूं, उसी बात का एक्सटेंशन इस बात का होता है। मैंने कहा कि मेरी क्लास में हर साल कुछ लड़कियां होती हैं, 15, 20, 25 लड़कियां, जो 40 की क्लास में लगभग आती होती है, और ऐसा पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं। मुझे आज तक घर में, परिवार में, क्लासरूम में, वर्क प्लेस पर एक स्त्री नहीं दिखाई दी जो ये कह सके कि उसे कभी बलात्कार का भय नहीं महसूस, उसे कभी छेड़खानी का डर नहीं लगा, उसके साथ कभी बदतमीजी नहीं। दिल्ली शहर की सच्चाई बता, और ये हर इस देश की हर स्त्री पर लागू होता है। इस देश में जब कोई स्त्री पैदा होती है तो लगातार बलात्कार के भय में जीती है, और वैसे ही इस देश में जब कोई बहुजन पैदा होता है लगातार अपमान के भय में जीता है। वह प्रोफेसर बन जाए, वह डॉक्टर बन जाए, वह किसी ऊंचे पद पर पहुंच जाए, तब भी लगातार बैक ऑफ द माइंड आपके अवचेतन में ये डर होता है कि कोई आपकी बेइज्जती कर सकता है।
व्यक्ति तौर पे नहीं करेगा तो आपके पीछे करेगा। समाज के इतनी बड़ी आबादी में सम्मान का ये गैर बराबर वितरण क्यों? कुछ लोगों को पैदा होते ही सम्मान का हक मिल जाएगा और देश की बहुसंख्यक आबादी पैदा होते ही अभिशप्त हो जाएगी कि उसे लगातार अपमान के बहने जीना। क्या इस बात का हमारी मनोवैज्ञानिकता पर, हमारी समझ पर, हमारे अनुभव पर, हमारी संवेदनशीलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा कि हमें 24 घंटे अपमान के बहने जीना? या स्त्रियों के मामले में बलात्कार के बहने जीना? क्या स्त्रियां अपने आप को समेटने नहीं लगती कि वो खुले में नहीं जाएंगी, वो अमुक सड़क पर नहीं जाएंगी, वो अमुक नौकरी से बचेंगी? यानी कि हमने उनके सपनों को इस भय से बांध दिया। हमने ये स्त्रियों के साथ किया, हम यही इस देश के बहुसंख्यक मूल निवासियों के साथ भी करते हैं। हम अपने बच्चों को चूंकि गारंटी नहीं दे सकते कि ये देश, ये समाज आपको लगातार बराबरी की निगाह से देखेगा, इसलिए हमें मजबूरी लगती है कि हम उसे कुछ एडिशनल करने के लिए कहें कि बेटा, मैं एक पिता होने के नाते अपने बेटे को, अपनी बेटी को एकदम सुनिश्चित नहीं कर सकता हूं, उसे पूरा आश्वासन नहीं दे सकता हूं जिसकी बेइज्जती नहीं की जाएगी जाति को लेकर, धर्म को लेकर। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम एसडीएम बन जाओ, इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम कुछ बड़ी नौकरी करो, ताकि इसकी आशंका थोड़ी कम हो जाए कह रहा हूं, क्योंकि हम में से अधिकांश जानते हैं कि इस देश के राष्ट्रपति तक का अपमान किया जा सकता है जाति को। ऐसा एक बार नहीं हुआ, बार बार। और इसलिए इस देश के हमारा देश केवल लोकतंत्र नहीं, इस बाबा साहब के संविधान ने इस देश को एक बहुत महत्वपूर्ण और पहचान दी। उसने इस देश को गणतंत्र बनाया। वी आर अ रिपब्लिक। हम लोग जानते हैं कि अगर संविधान ने हमें रिपब्लिक बनाया है तो इसका मतलब है, और इसका मतलब यह है कि इस देश का कोई पद, राष्ट्रपति का पद हो, प्रधानमंत्री का पद हो, मंत्री का पद हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद हो, डीएसपी एसपी का पद हो, देश का कोई पद जन्म से तय नहीं होगा। गणतंत्र का सीधा मतलब है नो पोस्ट विल बी हेरिटेड। किंग का बेटा किंग नहीं बनेगा। ये गणतंत्र होना हमारा हक है, लेकिन यकीन कीजिएगा ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप इस देश की किसी पोजीशन को एस्पायर करने से डरते हैं, अगर आप इस देश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने से डरते हैं कि ये तो मेरी चीज नहीं है, ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं करूंगा, आपकी इच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं अमुक खानदान में पैदा नहीं हुआ, अमुक समुदाय में पैदा नहीं हुआ, तो मानिए वी आर फेलिंग आवर रिपब्लिक। As a republic, this nation assures you, this constitution, ये हमारे देश का संविधान आपको इस बात की गारंटी देता है कि if otherwise eligible, तो आपको पूरा हक है कि आप इस देश के किसी भी पद को एस्पायर करें, उसका सपना ले सकें। इसलिए ब्राह्मणवाद को बार बार नए नए अवतारों में आना पड़ता है। उसे पता है कि देश का संविधान ये गारंटी देता है कि एक दलित जाति का व्यक्ति, एक बहुजन समाज का व्यक्ति, एक अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति अपने बच्चे के लिए एस्पायर कर सके, सपना ले सके कि वह देश का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनेगा। तो फिर ब्राह्मणवाद को दूसरे तरीके अपनाकर इसी कल्पना, इसी सपने के पंख कतरने के इंतजाम करने पड़ते हैं। और ये इंतजाम कैसे होते हैं? ये इंतजाम होते हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा, बड़े बड़े निजी संस्थानों द्वारा ऐसे संयंत्र, प्लांट खड़े कर देना जो आपके सपनों को पैदा होने से पहले उनके पर करना शुरू कर, आपको ये बताना शुरू कर देना कि अगर आप अमुक इंस्टीट्यूशन से पढ़कर नहीं आए हैं तो आपका आईएएस बनना मुश्किल है। अगर आप अमुक फीस देकर अमुक कोचिंग सेंटर में पढ़ने की शक्ति नहीं रखते तो आपको आईएएस के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए।
अगर आप अमुक जाति से आते हैं, अमुक धर्म से आते हैं, तो आपको फिर एसएससी से काम चलाना चाहिए। देख लीजिए, एसएससी सीजीएल देख लीजिएगा, ग्रुप डी देख लीजिएगा। और दूसरा असॉल्ट, दूसरा हमला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये नौकरियां ही खत्म करनी चाहिए, एक के बाद एक निजीकरण। जितने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खड़े हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वे सारे के सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उन कब्रों पर खड़े हुए हैं जो कब्र हमारे पीएसयूज की कब्र है। अभी बीएसएनएल एमटीएनएल का एग्जांपल दिया गया। एमटीएनएल यूज्ड टू बी महारत्न। एमटीएनएल में होने वाले किसी भी कर्मचारी का मतलब था जिंदगी सॉर्टेड। लेकिन चूंकि एमटीएनएल एक पीएसयू था, चूंकि एमटीएनएल में समाज के तमाम तबके के लोग आ सकते थे, आते थे, इसलिए एमटीएनएल को ही नष्ट कर दो, समाप्त कर। और ऐसा केवल एमटीएनएल के साथ नहीं, एक के बाद एक पीएसयू के साथ हुआ। और केवल पीएसयू के साथ नहीं हुआ, अर्थशास्त्र में जिन्हें मैरिट गुड्स कहा जाता है, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, चूंकि वे मैरिट गुड थी, इसलिए कहा गया अर्थशास्त्र में कि इन्हें लाभ हानि के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। ये उपक्रम लाभ के लिए नहीं है, ये देश में निवेश, ये इन्वेस्टमेंट है। देश इन्वेस्ट कर रहा है स्कूल बना, इसलिए आपसे ये मत देखिए कि कितनी फीस आती है और कितनी सैलरी देनी पड़ती है। लेकिन एक के बाद एक, हर वो राज्य जहां पर जितना तेज धार्मिक नारा लग रहा है, देख लीजिए चारों तरफ, जिस राज्य में जितना तेजी से धार्मिक नारा लग रहा है, उस देश में शिक्षा का निजीकरण उतनी ही तेजी से। दोनों के बीच एकदम कार्य कारण श्रृंखला। जितना पैसा कांवड़ यात्रा पर, जितना पैसा कुंभ पर उत्तर प्रदेश में लगाया गया, मानो सारा का सारा स्कूल बंद करके ही वसूला जाएगा। जो राज्य इस उन्मादी ज्वार को जितना बढ़ाए, जो घोषित करेगा नहीं हम तो सांस्कृतिक राज्य है, हमारे लिए तो संस्कृति का मतलब क्या? हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति का मतलब हिंदू धर्म। हमारे लिए तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर उस राज्य में निजीकरण की बाढ़ उतनी ही तेजी से आ रही है। और जब भी कोई प्रतिष्ठान बंद होता है, तब आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का स्कूल छिनता है, उनका टीचर, शिक्षक छिनता है, शिक्षक के रूप में मिलने वाली हमारी नौकरी छिनती है, उस नौकरी में पहले से मौजूद आरक्षण छिनता है। दरअसल हमारा देश छिनता है, वह देश जो हमने 75 सालों में और संविधान में की बदौलत हमने धीरे धीरे इंच पर हासिल किया था, धीरे धीरे वह छिनता है और हम केवल धार्मिक नारों में मस्त रहते हैं। इसलिए जरूरी, बहुत जरूरी है कि जब भी कोई उन्मादी नारा लगे, उससे पहले कि आप उस नारे में शामिल हो, रोकिए खुद को और पूछिए ये नारा लग क्यों रहा है, किसके लिए कवरिंग फायर किया जा रहा है, कहां हमसे कोई संसाधन छीना जा रहा है जिसे छिपाने के लिए नारा। आप यकीनी तौर पे पाएंगे कि जब भी किसी अखबार के पहले पेज पर कोई धार्मिक खबर छप रही होती है, उसी अखबार के 7वें 8वें पेज पर कोई एक कॉलम की खबर बता रही होती है कि कहां किस खान को बेच दिया गया, कहां किसका पट्टा किसी बड़े पूंजीपति को दे दिया। असल खबर वही सिंगल कॉलम खबर है। ये जो फ्रंट पेज खबर है वो एक कवरिंग न्यूज, जैसे किसी युद्ध में कवरिंग फायर होता है, ऐसे ही मीडिया की दुनिया में मैं तो जानता हूं एक कवरिंग खबर होती है। हम इन्फ्लुएंसर्स को, हम लोगों को इन्फ्लुएंसर भी कहा जाता है, बार बार सरकार की तरफ से संदेश आते हैं और संदेश ये होते हैं कि अमुक योजना के लिए, अमुक चीज के लिए हम आपको धन देंगे और आप उनके लिए रील बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए। लेकिन रोचक बात यह होती है कि जब सरकार के प्रतिरोध का की सोशल मीडिया में उफान आता है, सरकार के खिलाफ प्रतिरोध में, तुरंत
ये वाले जो पैसा है, ये वाला जो प्रस्तावना है, ये जो आपको प्रपोजल है, वो बढ़ जाता है। और ये सीधा सीधा रिलेशनशिप है, आपको हम लोगों को अच्छे से पता है। इसीलिए ऐसे इन्फ्लुएंसर आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं केवल यही नहीं कहता रहा हूं कि बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, ये भी बता रहा हूं कि जब भी आप अपनी अटेंशन